Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with our new topic, research aptitude. So before starting research aptitude, let me make it clear कि research आप लोगों के लिए बहुत ही important topic है, not just for the NET exam, but अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी रिसर्च के मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। PhD में एनरोल होने के बाद जो कोर्स वर्क एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। सो बेसिकली दिस इज़ समथिंग विच विल गो ऑन इन फ्यूचर ऑल्सो। यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेसर, अ लेक्चरर, तो आपको आगे रिसर्च करनी ही है। तो इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं रिसर्च का हर एक पार्ट कवर कर सकूं ताकि सिर्फ नेट एग्ज़ाम की ही तैयारी नहीं हो आपकी, बल्कि PhD एंट्रेंसेस की भी तैयारी हो जाए और बाद में कोर्स वर्क में भी आपको ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना पड़े। इसीलिए मैं जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आपको बता दूंगी कि ये एक्स्ट्रा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया जो फ्यूचर में आपके काम आएगा लेकिन नेट एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो उस वीडियो में मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूंगी कि नेट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट टॉपिक नहीं है। तो फिलहाल नेट एग्ज़ाम के लिए आप इस पर कम फोकस कर सकते हैं। वैसे फ़ायदेमंद आपके लिए यही होगा कि आप जो है पूरा रिसर्च अच्छे से पढ़ें। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स जो कि सेकेंड पेपर में होगा, स्टैटिस्टिक्स, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमेशा आप लोगों को काम आएंगे। So starting with lecture 1, the topics that we would be covering are characteristics of research, classification of research, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फंडामेंटल एक्शन एंड अप्लाइड रिसर्च, और उसके बाद इनके डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, रिसर्च पहली बार पढ़ोगे बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक से समझोगे अपने आप आसान हो जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि रिसर्च ऐसा टॉपिक है कि पहली बार में ही आपने वीडियो देखा और आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, नहीं होगा। आप फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, टर्म्स आपके लिए नए होते हैं। सो इसीलिए रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जो हो सकता है आपको 2-3 बार स्टडी करना पड़े तब जाके आपको क्लियर होगा, बट ये आगे बहुत काम आएगा। सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड एंड स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ रिसर्च। सो रिसर्च दो वर्ड से मिलके बना है, री एंड सर्च। री का मतलब है अगेन, बार बार, और सर्च का मतलब है टू फाइंड आउट। अब सबसे पहले चीज़, ये जो री का मतलब है अगेन, बार बार, तो इसका मतलब क्या है? एक ही टॉपिक पे बार बार रिसर्च करते रहो? नहीं। यहाँ पर अगेन शब्द का मतलब होता है किसी भी टॉपिक को डीपली स्टडी करना फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस। एक ही टॉपिक को आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर री का मतलब है कि आप एक टॉपिक को स्टडी करें, टॉपिक बहुत ही नैरो होना चाहिए है, लेकिन उस टॉपिक को आप डीपली और अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टडी करने की कोशिश करें। सर्च टू फाइंड आउट व्हाट? To find out the solutions of the existing problems of the world. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है रिसर्च में। सबसे पहले आप समझिए, जब आप लोग PhD कर लेते हैं तो जब आपका फाइनल वाइवा होता है बिफोर अवॉर्डिंग द PhD डिग्री, तो वाइवा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही किया जाता है, वाई यू हैव चूजन दिस टॉपिक फॉर रिसर्च। और सिर्फ फाइनल वाइवा के टाइम पे ही नहीं, जब आप PhD इंटरव्यू में भी कोई टॉपिक लेके जाएंगे, कोई प्रपोजल लेके जाएंगे, तो वहाँ पे भी सबसे पहले यही पूछा जाएगा, वाई दिस टॉपिक ओनली, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि आपको अपने माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना है, इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस सोसाइटी के लिए क्या है। हमारे इंडिविजुअल के लिए हम रिसर्च नहीं करते हैं, हम रिसर्च करते हैं सोसाइटी की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो अगर आपके पास ये जवाब तैयार है कि आपने कोई टॉपिक चुना है तो क्यों चुना है, उसकी सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे वो आगे सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट में काम आएगा, तो इन दैट केस आप जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आपका PhD में हर एक लेवल पे, हर एक स्टेप पे आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आपने निकाल लिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली रिसर्च का मतलब है एक टॉपिक को, एक नैरो टॉपिक को डीपली स्टडी करना, अलग अलग डायमेंशंस और पर्सपेक्टिव से उसको स्टडी करके देखना। किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को अपना रिसर्च का टॉपिक बनाया जाता है, एक ऐसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो सोसाइटी के लिए सिग्निफिकेंट है, और फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद another point of research,
इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी. वाई सिस्टमैटिक? क्योंकि एक सीक्वेंशियल, एक ऑर्डरली मैनर में रिसर्च करी जाती है. ऐसा नहीं है कि मैं डाटा पहले कलेक्ट कर लूँगी और स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स पहले निकाल लूँगी और मैं जो हूँ अजम्पशंस बाद में लिखूँगी, हाइपोथेसिस बाद में लिखूँगी, ऑब्जेक्टिव्स बाद में लिखूँगी. ऐसा नहीं हो सकता. रिसर्च एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसमें सबसे पहले आपको एक सिनॉप्सिस बनाना होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ योर रिसर्च, कि आप करने क्या वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर. उसके बाद जब आप अपना फाइनल रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं. उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो पुराना ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है उसको कलेक्ट करना होता है, मतलब कि लिटरेचर रिव्यू आपको लेके आना होता है. और फिर रिसर्च गैप्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, यानी कि ऐसा क्या है जो पुराने ऑथर्स फाइंड आउट अभी तक नहीं कर पाए हैं, आप क्या नई फाइंडिंग दे सकते हैं. उसके बाद कहीं जाके डाटा कलेक्शन और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात आती है. सो बेसिकली बहुत ही सिस्टमैटिक और ऑर्डरली तरीके से किया जाना चाहिए है. नेक्स्ट, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी. व्हाई साइंटिफिक स्टडी? लेट्स से सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन. ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? चलो मैं एक आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन दे रही हूँ, लोगों की सैलरी बढ़ा दो, लोग करप्शन नहीं करेंगे, उनके पास पैसा होगा तो. दिस इज जस्ट एन आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन. मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैंने बोल दिया. ये रिसर्च किया हुआ सॉल्यूशन नहीं है. सो साइंटिफिक स्टडी तभी कहलाती है कोई भी चीज़ जब वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स हो, बेस्ड ऑन डाटा हो. तो किसी भी चीज़ को साइंटिफिक शब्द ऐड करने के लिए, किसी भी चीज़ को साइंटिफिक बनाने के लिए, दैट थिंग शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. यानी कि जब तक आप डाटा नहीं कलेक्ट करते हैं तब तक जो है रिसर्च सही मायने में पूरी नहीं हुई. आप डाटा कलेक्ट करेंगे और उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे जो फाइनल कंक्लूजन्स निकलेंगे वही जो है सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम का. सो बेसिकली ये साइंटिफिक स्टडी है. इट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डाटा. अपने दिमाग की बात कह देना, अपनी ओपिनियन किसी आर्टिकल में लिख देना, वो रिसर्च नहीं कहलाता है. देन स्टडिंग अ फेनोमेनन फ्रॉम वेरियस डायमेंशंस. एक चीज़ और याद रखना, आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग नज़रिए से उस टॉपिक को देखिए, क्योंकि आपको डीपली स्टडी करना है उस टॉपिक को. लेकिन टॉपिक कभी वाइड नहीं होना चाहिए है, टॉपिक हमेशा बहुत नैरो होना चाहिए है. फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे भाई रिसर्च का टॉपिक क्या है, आप बोलो फाइनेंस. रॉन्ग. फाइनेंस इज अ सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ रिसर्च. अच्छा, फाइनेंस के अंदर भी फिर स्टॉक मार्केट्स भी हैं, बैंकिंग सेक्टर भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट्स भी हैं. बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, फिर उसके अंदर भी प्राइवेट बैंक्स भी हैं, पब्लिक बैंक्स भी है, फॉरेन बैंक्स भी हैं. फिर उसके अंदर भी अगर आप चले जाते हैं तो और क्लासिफिकेशन हो सकता है. तो कहने का मतलब ये है कि टॉपिक जो है उसको सब्जेक्ट के साथ सिनोनिमस मत समझिए, पर्यायवाची नहीं है सब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ रिसर्च. सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट के अंदर जो सब कैटेगरीज होती हैं उसमें से चूज़ करो, फिर उसके भी अंदर देखो कि क्या एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जिससे संबंधित कोई इशू सोसाइटी में रेस किया जा रहा है. फॉर सो लेट्स से हमने बैंकिंग चूज़ किया और इस समय एनपीए की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, बैंकों ने लोन दे रखे हैं जो कि एनपीए में कन्वर्ट हो गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं. सो आप जो है स्पेसिफिकली एनपीएस के ऊपर रिसर्च करें, तब वो कहलाएगी हाँ भाई ये रिसर्च का टॉपिक हो सकता है. कह देना कि फाइनेंस पे रिसर्च कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर पे रिसर्च कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, ये कोई टॉपिक नहीं हुआ. सो हमेशा जो आपका टॉपिक है दैट शुड बी वेरी नैरो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए है, बहुत ही नैरो होना चाहिए, लेकिन उस एक नैरो टॉपिक को आप डीपली स्टडी करेंगे. नेक्स्ट, क्यों करते हैं हम रिसर्च? हमारे क्या दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के? ये दोनों. फर्स्ट, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना. सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन. तो उसका सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको ये स्टडी करना पड़ेगा दैट व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड पॉल्यूशन. पॉल्यूशन हो क्यों रहा है, या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों हो रही है, पहले कॉज तो फाइंड आउट करो. सो बेसिकली जो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं थ्रू रिसर्च. नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ल्ड. करेंटली सोसाइटी की, समाज की, दुनिया की क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन हम जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तभी हम कह सकेंगे कि हाँ हमारी रिसर्च इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग टू सोसाइटी.
सिर्फ हमारे व्यू पॉइंट से अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट डज नॉट मीन कि वो एक्चुअली रिसर्च का टॉपिक बन सकती है, क्योंकि सिर्फ वही चीज़ें रिसर्च के टॉपिक में काउंट होंगी जो कि पूरी सोसाइटी की भलाई के लिए या सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर होंगी। हमारे पर्सनल इश्यूज़ रिसर्च में काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज और एडिशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है ये न्यू। रिसर्च का मतलब ही होता है कुछ नया। लेट्स से मैं कॉजेज ऑफ करप्शन पे रिसर्च कर रही हूँ। अब आप बताइए, मैं क्या कोई एक इकलौती ऑथर हूँ या एक इकलौती रिसर्चर हूँ जो करप्शन के ऊपर लिखेगी या करप्शन के ऊपर रिसर्च कर रही है? नहीं, पहले भी बहुत सारे रिसर्चर्स होंगे जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करी हुई होगी। ठीक है, सो मेरी रिसर्च तब यूज़फुल कहलाएगी जब मैं कुछ नई फाइंडिंग दूँ, मैं कुछ ऐसा बताऊँ अपनी रिसर्च में जो पहले के ऑथर्स ने नहीं पहचाना या पहले के ऑथर्स ने नहीं बताया। इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिसर्च गैप। सबसे पहले आप जो भी टॉपिक चूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड पुरानी रिसर्चेस जो हुई हैं उनको स्टडी कीजिए और रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई ऐसा क्या है जो पुराने ऑथर्स ने अपनी फाइंडिंग्स में नहीं लिखा, जो वो नहीं पहचान पाए, जो वो नहीं समझ पाए। तब जाके आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरीके की फाइंडिंग देनी है। सो आप जो सॉल्यूशन दें, आपकी रिसर्च के जो कंक्लूजन्स हो वो पुरानी रिसर्चेस से हट के होने चाहिए, कुछ अलग कुछ नया होना चाहिए है, तभी रिसर्च कहलाएगी एक्चुअल में। सो देयर शुड बी सम न्यू नॉलेज, या फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ एडिशन हो रहा हो, यानी कि रिसर्चेस तो चलती आ रही हैं सिमिलर टॉपिक्स पे। सो पहले से जो रिसर्चेस हो रखी हैं, ठीक है, उसमें कुछ एडिशन हो रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा आप बताएं। नेक्स्ट, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, रेलिवेंट, वेरीफाइबल। रिसर्च में हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स समथिंग, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन डाटा, जो फैक्ट्स पर आधारित है, जिसके बारे में आप सर्टेनिटी के साथ, श्योरिटी के साथ कुछ कह सकते हैं। अपने दिमाग के सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस देना किसी भी चीज़ के बारे में या अपनी ओपिनियन, अपने ख्यालात व्यक्त करना, वो जो है कंक्लूजन नहीं होता रिसर्च का। It should always be based on facts. ये देखिए, it is a scientific study based on data. डाटा कलेक्शन के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड होगी रिसर्च, तभी हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव है। आप कैसे रिलाय करोगे किसी भी रिसर्च पर, कैसे उसको सही मानोगे? जब उसको वेरीफाई करने के लिए डाटा होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव, वेरीफाइबल और डाटा, ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन डाटा। जो चीज़ डाटा पर बेस्ड होती है आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है, और जब आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे तभी वो ऑब्जेक्टिव यानी कि ट्रू कहलाएगी, वरना नहीं। रेलेवेंट का मतलब क्या है? रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ सोसाइटी, इसीलिए रेलेवेंट शब्द आया है। रिसर्च शुड बी रेलेवेंट, और रिसर्च रेलेवेंट तब कहलाएगी जब वो सोसाइटी या वर्ल्ड या कंट्री के इश्यूज से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट, एम्स एट एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ। किसी भी चीज़ की पीछे की सच्चाई जानना, वही रिसर्च का मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, अगर आपने सुना हो तो, हम लोग ऐसे सुनते थे बचपन में, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया, मर गए, ये जानने के लिए कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, डेथ के बाद होता क्या है, ये जानने के लिए उन लोगों ने अपनी जान ले ली। और ये सच्चाई है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। सो बेसिकली व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द ट्रुथ। वो सच्चाई जानना चाहते थे किसी चीज़ के पीछे की। बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इस तरीके के काम वैसे नहीं करने चाहिए, सुसाइड इज अ क्राइम। अब हम बात करें अगर इस चीज़ की कि आजकल रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इज़ देयर लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट, किसी और प्लैनेट पे भी क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, क्या पानी है? हम लोग बार बार ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि हमारी अर्थ पे लिमिटेड स्पेस है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है और हम लोग जो हैं अपने नेचर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बार बार एग्जिस्ट कर रही हैं। सो बेसिकली इस तरीके की प्रॉब्लम से निपटने का एक तरीका है कि और प्लैनेट्स पे अगर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, वहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर जैसी चीज़ें मिल जाए तो हो सकता है वहाँ पर भी ह्यूमन लाइफ रह सके। सो वहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वहाँ पर किस तरीके की नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल सकती हैं। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ। लीड्स टू केयरफुल जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम किसी भी चीज़ के पीछे का कंक्लूजन
फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या कंक्लूजन जो हम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो जनरलाइज्ड होना चाहिए। अब ये जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? जनरलाइजेशन इज रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी। जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं या जो कंक्लूजन हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो जितना ज़्यादा, जितने बड़े स्केल पर एप्लीकेबल होगा, हम कहेंगे हमारी रिसर्च में उतना ही ज़्यादा जनरलाइजेशन पॉसिबल है। अगेन एन एग्जांपल, कभी इकोनॉमिक्स के ऊपर किसी ने रिसर्च करी होगी, तभी लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी बनी है, और लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी कहती है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है। क्या सिर्फ हमारी इंडिया की किताबों में ऐसा लिखा है? नहीं, आप जो है दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, सारे देशों की किताबों में यही लिखा है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। सो दिस इज अ जनरलाइज्ड रूल ऑफ लॉ। ये जनरलाइजेशन हुआ, इसकी एप्लीकेबिलिटी किसी एक सोसाइटी, किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल वर्ल्ड ऑल्दो देयर आर एक्सेप्शंस, जो बाद में हाईलाइट किए गए, बट जो मेजर लॉ है वो पूरी दुनिया में सेम है। यानी कि ये जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल हुआ। इट इज़ वन ऑफ द थ्योरीज विच हैज़ हाईएस्ट एप्लीकेबिलिटी, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। सो दिस इज अ जनरलाइज्ड थ्योरी। जितने कम लेवल पे एप्लीकेबिलिटी होगी, जितने स्मॉल स्केल पे कोई भी रिजल्ट या कंक्लूजन अप्लाई हो सकेगा, हम कहेंगे जनरलाइजेशन उतना कम है। और जितने बड़े स्केल पर कोई भी कंक्लूजन किसी भी रिसर्च का अप्लाई हो सकेगा, हम कहेंगे जनरलाइजेशन उतना ज़्यादा है। एक और एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से करप्शन के ऊपर रिसर्च हुई। नाउ रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेशली रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो करप्शन कर रहे हैं, और रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हेड थे या डायरेक्टर्स थे, उन्होंने ये चीज़ पकड़ ली और वो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है, करप्शन क्यों हो रहा है। उन्होंने कॉजेज़ फाइंड आउट करे कि भाई हमारे यहाँ सैलरी कम है, इसलिए जो है पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व इन करप्शन। तो ये जो उनका कंक्लूजन आया कि सैलरी कम है इसलिए करप्शन हो रहा है, क्या ये कंक्लूजन पूरी दुनिया पे अप्लाई हो सकता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर करप्शन इसलिए होता है कि लोगों की सैलरी कम है? नहीं, क्योंकि जब रिलायंस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के ऊपर रिसर्च कर रही है, तो डाटा भी उन्होंने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से कलेक्ट किया, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी भी उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड है, उसके आगे उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, यानी कि जनरलाइज्ड थ्योरी नहीं बनेगी। सो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर एप्लीकेबिलिटी बहुत कम है, जनरलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके की जो रिसर्चेस होती हैं उनकी वैलिडिटी भी बिल्कुल ही कम होती है। अगर यही रिसर्च करप्शन के कॉजेज़ को फाइंड आउट करने के लिए दुनिया की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करके रिसर्च करी गई होती, तब जो रिजल्ट्स आते वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल होते, क्योंकि उसमें वर्ल्ड की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से डाटा कलेक्ट किया जाता, तब उसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती, जो जनरलाइजेशन होता, वो ज़्यादा होता। So generalization is about the applicability of your research, कि कितने बड़े स्केल पर आपके जो रिसर्च के कंक्लूजन्स आए हैं वो एप्लीकेबल हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्चेस। देखिए, क्लासिफिकेशन करते करते ही हमारे 6-7 लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, इतने ज़्यादा तरीके से हम कैटेगराइज या क्लासीफाई कर सकते हैं रिसर्चेस को। सो बेसिकली यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन किया है दैट इज़ आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ये हमने किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन या कंक्लूजन कह सकते हैं, या एंड रिजल्ट, कि बेसिकली जो भी हमारी रिसर्च है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, जो एंड रिजल्ट निकल के आएगा, जो निष्कर्ष निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, उसके बेस पर हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहले देखिए बेसिक, जिसको हम प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी बोल सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। इसको डायग्राम में इसलिए बनाया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, बेसिक, प्योर या फंडामेंटल, ये एक टाइप ऑफ रिसर्च है, अप्लाइड और एक्शन दूसरा टाइप है। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने 2 अलग अलग सर्कल्स में इनको लिखा है। तो सबसे पहले बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च, एग्जाम्पल्स देती हूँ। एक मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि किसी और प्लैनेट पे लाइफ है क्या, किसी और प्लैनेट पे वाटर अवेलेबल है क्या, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है क्या, ये फंडामेंटल रिसर्च का ही एक एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल देते हैं, लेट्स से कि क्या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने से लोगों में डिप्रेशन की समस्या बढ़ रही है, ये भी एक तरीके की फंडामेंटल रिसर्च होगी।
ये फाइंड आउट करना कि डायबिटीज़ के किस तरीके के सिम्टम्स हैं लोगों में, ये भी एक प्रकार की फंडामेंटल रिसर्च होगी। सो कहने का मतलब ये, ज़्यादातर जो फंडामेंटल रिसर्चेस होती हैं वो वाइड एप्लीकेबिलिटी वाली होती हैं, जिनके रिजल्ट्स को जनरलाइज किया जा सकता है, जो सोसाइटी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के ऊपर करी जाती हैं। जबकि जो अप्लाइड या एक्शन रिसर्च होगी वो स्कोप में फंडामेंटल रिसर्च से बहुत कम है। याद रखना, फंडामेंटल रिसर्चेस हैव दी हाईएस्ट एप्लीकेबिलिटी, जनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, और यूजुअली ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च करी जाती है जो पूरी सोसाइटी की या पूरे समाज की या पूरे देश की या वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हों, उनको हम बोलेंगे कि वो फंडामेंटल है। अब भाई डायबिटीज़ जो है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। दूसरे प्लैनेट पे आप लाइफ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं, पूरी समाज की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ऐसे इश्यूज पे रिसर्च करना वो फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। स्ट्रेस लेवल से जो है लोगों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। सो स्ट्रेस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम जो कि इस समय दुनिया के हर कोने में ही है। सो एक बहुत सिग्निफिकेंट इशू है सोसाइटी का। सो ये सब फंडामेंटल में आएगा। अब बात करते हैं अप्लाइड और एक्शन की। हम ये कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च अप्लाइड का ही एक पार्ट है या उसका छोटा रूप है। एक्शन की एप्लीकेबिलिटी सबसे कम होती है, जबकि अप्लाइड की एप्लीकेबिलिटी उससे ज़्यादा होती है। तभी एक्शन वाला सर्कल मैंने अप्लाइड वाले के अंदर बनाया है। अब आप समझिए, अप्लाइड या एक्शन रिसर्चेस जो हैं वो स्पेसिफिक होती हैं थोड़ी सी, इनकी एप्लीकेबिलिटी कम होती है, जनरलाइजेशन कम होता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती है। एग्जाम्पल से समझिए, लेट्स से वी आर ट्राइंग टू स्टडी द कॉजेज ऑफ करप्शन इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंट्री की सिर्फ और सिर्फ हमने एक पर्टिकुलर सेक्टर ले लिया, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, उनमें करप्शन क्यों ज़्यादा है, इस चीज़ को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की रिसर्चेस अप्लाइड में आएगी। और मैं उससे भी नैरो हो जाऊँ, अगर मैं ये ले लूँ कि सिर्फ और सिर्फ लेट्स से रिलायंस में या टाटा में या कोई भी ABC ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन की समस्या क्यों हो रही है, तो वो एक्शन रिसर्च कहलाएगा। तो यानी कि एक्शन रिसर्च वो होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन को बेस बना के करी जाती है, वो एक्शन होगी। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बहुत बार केस स्टडीज आती हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करने को दे सकते हैं कि भाई ये बेसिक रिसर्च है कि अप्लाइड है कि एक्शन है। तो एक चीज़ तो दिमाग में बैठा लो, कभी भी अगर सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का नाम आता है कि स्पेसिफिकली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो के ऊपर रिसर्च करी जा रही है, या वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कर रही है, जिसकी एप्लीकेबिलिटी पूरी सोसाइटी पे या सोसाइटी के किसी पार्ट पे भी नहीं हो सकती है, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन तक ही उसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी, तो वो एक्शन रिसर्च होगी। ठीक है, एक प्रिंसिपल रिसर्च कर रहा है इस चीज़ के ऊपर कि मेरे यहाँ बच्चों के मार्क्स क्यों कम आए हैं, तो वो एक्शन रिसर्च है। वहाँ पे जो भी कंक्लूजन या रिजल्ट आएगा वो प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल में ही यूज़ कर सकता है कि भाई हमारे यहाँ बच्चों के मार्क्स इसलिए कम आए हैं। सो बेसिकली एक्शन रिसर्च स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टू वन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। अप्लाइड उससे थोड़ा बड़ा लेवल। सो लेट्स से करप्शन, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के करप्शन के कॉजेज फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो एक्शन, और हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में करप्शन क्यों हो रहा है। तो भाई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, लेकिन सोसाइटी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं आई, कंट्री की सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं आई, प्राइवेट सेक्टर भी है, फॉरेन सेक्टर भी है। सो अप्लाइड जो है वो एक्शन से बड़ा है, लेकिन फंडामेंटल जितना बड़ा नहीं है। सो अप्लाइड का एग्जाम्पल हो गया किसी एक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में हमने जो है करप्शन के कॉजेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करी, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अब एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ आपको, आगे हम यूज़ करेंगे इन्हीं एग्जाम्पल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च में। लेट्स से एक स्कूल है, उस स्कूल में जो टीचर है उसको, अब देखिए यहाँ पे खास बात ये है, अब जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ उसमें एक ही स्कूल जो है वो ही रिसर्च कर रहा है, उसके अंदर रिसर्च हो रही है, लेकिन फिर भी अप्लाइड और एक्शन में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। वैसे तो ज़्यादातर एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन जब रिसर्च करती है तो वो एक्शन कहलाएगा, लेकिन कभी कभी इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए, एक टीचर ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों की फ्लुएंसी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बढ़ानी है, उनको जो है ज़्यादा फ्लुएंट बनाना है इंग्लिश बोलने में, तो उनको जो है इंग्लिश क्लास में पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम उनको ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जहां हम इंग्लिश बोलना कंपलसरी कर दें। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे भाई प्रैक्टिस से सीखते हैं, तो ग्रुप एक्टिविटीज़ में उनके लिए इंग्लिश बोलना कंपलसरी होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर
वो जो है इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहा है। और उसने क्या किया, टीचर ने बच्चों को क्लास के बच्चों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आधे बच्चे क्लासरूम में सीख रहे हैं इंग्लिश पढ़ के, और आधे बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब यहाँ पर कंक्लूजन ये आया कि वाकई में जो बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज़ में थे उनकी जो फ्लुएंसी है इंग्लिश में वो इंक्रीज़ हो गई। अब ये जो कंक्लूजन है, क्या ये कंक्लूजन सिर्फ इस स्कूल तक ही अप्लाइड रहेगा? नहीं, ये एक ऐसा कंक्लूजन है जो सोसाइटी के और स्कूल्स को भी काम आएगा। जब वो अपने बच्चों की फ्लुएंसी इंग्लिश में बढ़ाना चाहेंगे तो ये अप्लाइड रिसर्च मानी जाएगी। भले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसर्च हुई है, बट फिर भी ये रिसर्च अप्लाइड मानी जाएगी। अप्लाइड क्यों मानी जाएगी? क्योंकि इसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा उसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ इस स्कूल तक सीमित नहीं रहेगी, उसकी एप्लीकेबिलिटी आप जो है थोड़े से और बड़े लेवल पर अप्लाई करा सकते हैं। भाई बाकी स्कूल्स और बाकी बच्चों पर भी ये चीज़ अप्लाई करी जा सकती है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। सो हमेशा याद रखिए जो कंक्लूजन आ रहा है उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो कितने बड़े स्केल पर हो सकती है, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये किस तरीके का रिसर्च है। अब एक और एग्जाम्पल सुनिए। लेट्स से प्रिंसिपल है एंड शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई मेरे यहाँ जो है बच्चों का स्कोर या रिजल्ट जो है वो ख़राब क्यों आ रहा है। ठीक है, तो और उसको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए। भाई बोर्ड एग्जाम पास में है, प्री बोर्ड में बच्चों का स्कोर बहुत ख़राब आया है, प्रिंसिपल और टीचर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उनको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का। तो जब किसी भी प्रॉब्लम का बिल्कुल इमीडिएट तुरंत सॉल्यूशन चाहिए होता है तब ज़्यादातर एक्शन रिसर्च परफॉर्म करी जाती है। तो उसने क्या किया प्रिंसिपल ने कि नए टीचर्स बुलवाए, ठीक है, और उनसे पढ़वा के देखा और फिर एग्ज़ाम्स लिए और बच्चों के ग्रेड सुधर गए। ठीक है, तो ये थी एक्शन रिसर्च। तुरंत उनको प्रॉब्लम पकड़ में आई कि बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हो सकता है इस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा हो, तुरंत दूसरे टीचर्स बुलवाए, उनसे पढ़वाया, एग्जाम लेके देखा, बच्चों का स्कोर सही आया। एक्शन रिसर्च, तुरंत उन्होंने उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था उसको अप्लाई कर दिया, वेट नहीं किया। इमीडिएटली अगर हम किसी चीज़ के सॉल्यूशन को अप्लाई करना चाहते हैं, इमीडिएटली हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं और वहाँ पर हमारा फोकस किसी थ्योरी को बनाने पे नहीं है, हमारा फोकस है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे, तो वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। याद रखना, अप्लाइड और फंडामेंटल दोनों में फोकस होता है कि हम नई थ्योरीज डेवलप कर सके, लेकिन एक्शन रिसर्च में हमारा फोकस थ्योरी डेवलप करने पे है ही नहीं। हम इस मन से स्टडी नहीं करते कि हम एक नई थ्योरी डेवलप कर सके या हम रिसर्च पेपर्स लिख सकें या थीसिस लिख सकें, नहीं। हम लोग तो इसलिए वो रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए वो स्टडी कर रहे हैं ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को हम तुरंत सॉल्व कर सके। सो दैट इज एक्शन रिसर्च। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। सबसे पहले फंडामेंटल और एक्शन रिसर्च का डिफरेंस पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ दोनों का, उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग ये स्टडी करेंगे ताकि क्लैरिटी रहे आपको। सो एक है कोई भी ABC ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर करप्शन हो रहा है। सो वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत परेशान है कि करप्शन क्यों हो रहा है, तो वो जो है एक स्टडी करना चाहते हैं टू फाइंड आउट कि हम लोगों के यहाँ करप्शन क्यों हो रहा है और कैसे हम करप्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब याद रखना, ये जो ABC ऑर्गेनाइजेशन है इसका पर्पस कोई थ्योरी इस्टेब्लिश करना नहीं है। इनको दुनिया को नहीं बताना है कि भाई करप्शन के क्या कॉजेज होते हैं, इनको तो अपने यहाँ जो करप्शन की प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है एक्शन रिसर्च का एक एग्जाम्पल। अच्छा, एक तरफ एक रिसर्चर है जिसको एक बुक पब्लिश करनी है या रिसर्च पेपर लिखना है, वो स्टडी कर रहा है इस टॉपिक के ऊपर कि व्हाट आर द पॉसिबल ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन हु आर लाइकली टू गेट इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। ठीक है, लोगों में किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग करप्शन में इन्वॉल्व पाए जा सकते हैं, मतलब कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि अगर लोगों में पाए जाते हैं तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग करप्शन में इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल, सैलरी कम होना, या बचपन से ही मॉरालिटी का पार्ट उनको नहीं पढ़ाया गया हो, या फिर वो लोग जो है हमेशा नेगेटिव थॉट रखते हों, है ना, जो भी है, क्या क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान करप्शन में इन्वॉल्व होगा। सो नाउ दिस इज अ जनरल रिसर्च,
यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तो कोशिश नहीं करी जा रही है। सिंपली जो है सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च पेपर लिखना है या एक थीसिस लिखना है जिसमें ये बताना है कि करप्शन में इन्वॉल्व होने वाले लोगों में क्या ट्रेट्स या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ हो गई। तो देखिए एम क्या है, फंडामेंटल रिसर्च में एम क्या है, नए फैक्ट्स एस्टैब्लिश करना या नई थ्योरी, नए प्रिंसिपल्स, नए कंसेप्ट्स एस्टैब्लिश करना। एक्शन रिसर्च, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर के करप्शन पे रिसर्च कर रही है उसको क्या करना है, सॉल्यूशन चाहिए उसको, तो कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। स्कोप, फंडामेंटल रिसर्च ऑब्वियसली वाइडर, एक्शन रिसर्च नैरो। याद रखना फंडामेंटल, एक्शन और अप्लाइड में सबसे वाइडेस्ट स्कोप फंडामेंटल का है, सबसे छोटा सबसे नैरो स्कोप एक्शन रिसर्च का है। सबसे नैरो क्यों, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर के एम्प्लॉइज से डाटा कलेक्ट कर रही है और जो कंक्लूजन आएगा, जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको अपने ही अंदर के लोगों पे अप्लाई कर रही है। तो ये बहुत नैरो एप्लीकेबिलिटी होगी और ऑर्गेनाइजेशंस पे या सोसाइटी पर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। जबकि ये जो फंडामेंटल रिसर्च हम कर रहे थे कि जो लोग करप्शन करते हैं उनमें क्या ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें कॉमन ट्रेट्स हो सकते हैं ऑल ओवर द कंट्री भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। ज़्यादातर ऐसे लोग जो करप्शन को सही मानते हैं, हो सकता है उनके पास बचपन में पैसे की कमी रही हो, तभी आज वो जो है करप्शन को सही मानते हैं। दे वांट टू गेट मनी बाय हुक और क्रुक। तो ये जो थ्योरी है या यहाँ पर जो चीज़ हम निकाल के लाएंगे कंक्लूजन में, उसकी एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा वाइड होगी। लेकिन याद रखिएगा एप्लीकेबिलिटी को वाइड बनाने के लिए आप समाज की एक कैटेगरी या एक हिस्से से डाटा नहीं उठाएंगे। एप्लीकेबिलिटी को वाइड बनाने के लिए आपको डाटा भी अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग तरीके के लोगों से, यहाँ तक कि अलग अलग कंट्री के लोगों से भी उठाना पड़ सकता है। अगर आपने डाटा सिर्फ इंडिया के लोगों से उठाया तो जो एप्लीकेबिलिटी होगी आपकी रिसर्च की, आपके रिसर्च के कंक्लूजन की, वो सिर्फ इंडिया तक सीमित रहेगी। और अगर आपने डाटा दुनिया के अलग अलग लोगों से उठाया, अलग अलग कंट्रीज के लोगों से उठाया, तब एप्लीकेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकती है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, फंडामेंटल में जो प्रॉब्लम्स हम स्टडी करते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव और थ्योरेटिकल होती हैं। अब जैसे लोगों के ट्रेड्स को हम स्टडी कर रहे हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होने वाले लोगों के ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं, ये एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। क्या जाके हम उन लोगों को सुधारने वाले हैं? नहीं। सो इट्स अ थ्योरेटिकल इशू जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी कर रहे हैं वाइडर स्केल पे। जबकि एक्शन रिसर्च पर्सनल एंड प्रैक्टिकल, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के ऊपर, पर्सनली उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसको स्टडी कर रही है और उनको तुरंत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए जिसको वो अप्लाई कर सके। हाइपोथेसिस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे रिसर्च में, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। देखिए हाइपोथेसिस का मतलब होता है अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कोई भी रिसर्चर जब स्टडी करता है किसी टॉपिक को, तो कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में और रिसर्चर्स को, उससे रिलेटेड रिसर्चर्स को स्टडी कर करके कुछ सॉल्यूशन उसके दिमाग में डेवलप हो जाता है। बट वो सॉल्यूशन अभी जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? डाटा नहीं कलेक्ट किया। जब तक डाटा नहीं कलेक्ट किया तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि मेरे दिमाग में जो सॉल्यूशन आ रहा है या मेरी रिसर्च का जो कंक्लूजन आ रहा है वही फाइनली निकल के आएगा। इसीलिए इसको टेंटेटिव बोला गया है। सो बेसिकली रिसर्चर एक टॉपिक को जब 2 या 3 साल तक स्टडी कर लेता है तो उसकी रिसर्च के क्या कंक्लूजन्स निकलने वाले हैं कहीं ना कहीं उसके माइंड में आइडिया हो जाता है। उसी को जब वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। लेकिन वो स्टेटमेंट टेंटेटिव है, अभी कंफर्म्ड नहीं है। कंफर्म्ड तब तक आप कुछ नहीं कह सकते जब तक डाटा कलेक्ट होने के बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं हो जाता। सो हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। टेंटेटिव क्योंकि अभी कंफर्म्ड नहीं है, वो तो डाटा बताएगा क्या सही है क्या गलत है। टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, थ्योरेटिकल चीज़ें स्टडी कर करके रिसर्चर के दिमाग में क्या सॉल्यूशन या क्या निष्कर्ष, क्या कंक्लूजन आ रहा है रिसर्च का, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट रिसर्चेस। भाई सोसाइटी की, वर्ल्ड की कॉमन प्रॉब्लम्स आप स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर पहले भी रिसर्चेस हुई होंगी। सो वो पहले वाली रिसर्चेस आप स्टडी करते हैं, तब आपको पता चलता है क्या फाइंडिंग्स ऑलरेडी दी जा चुकी है और क्या आप देना चाहते हैं। सो यानी कि इसमें पास्ट रिसर्चेस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे आप अपना नया हाइपोथेसिस बनाएंगे। जबकि एक्शन रिसर्च में कलेक्टेड एविडेंस, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, अब वो ये नहीं सोचेगा ABC ऑर्गेनाइजेशन हाँ 10 साल पहले 20 साल पहले भी हमारे यहाँ करप्शन हुआ था, उसके क्या कॉस्ट है, नहीं, उसको स्टडी करने नहीं बैठेगा। जो करंट प्रॉब्लम है वो सिर्फ उसको स्टडी करेगा, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है सिर्फ उसको स्टडी करेगा और उसी के बारे में डाटा कलेक्ट करेगा, उसी के बेसिस पे अपना हाइपोथेसिस बनाएगा।
सैम्पल इसमें डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट, क्यों? मैंने क्या कहा, अगर आपको वाइडर एप्लीकेबिलिटी चाहिए, डाटा भी वाइड स्केल पे कलेक्ट करो। अगर आपको एप्लीकेबिलिटी अपनी कंट्री तक सीमित रखनी है, इंडिया तक, तो आप ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे हाँ भाई इंडिया पर एप्लीकेबल है। और अगर हमें जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी चाहिए है, तो हर कंट्री के लोग अलग अलग टाइप के होते हैं। हर कंट्री में जिस तरीके के लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो सोचो कितना बड़ा सैम्पल हो जाएगा, हर देश के लोगों का सैम्पल आपको लेना पड़ेगा। इट वुड बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। इसमें ईजियर होता है एक्शन रिसर्च में, क्यों? एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज़ होंगे? 1000, 2000, 5, 10, 50,000। तो एटलीस्ट एक लिमिट तो है ना कि हाँ इतने लोगों में से ही सैंपल कलेक्ट करना है। लेकिन जब पूरी दुनिया या पूरा देश, उससे आपको डाटा कलेक्ट करना है, तो वहाँ तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, तो सैंपल सेलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। जनरलाइजेशन, फंडामेंटल रिसर्च में जो एंड रिजल्ट आएगा, ठीक है, उससे नए प्रिंसिपल्स बनते हैं। जनरलाइजेशन, एप्लीकेबिलिटी बहुत वाइड होती है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप स्टडी कर सकते हैं। जबकि एक्शन रिसर्च में एंड रिजल्ट क्या होता है? सॉल्यूशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जनरलाइजेशन से लेना देना नहीं है, हम पूरी दुनिया के लिए रिसर्च नहीं कर रहे थे, हमें कोई थ्योरी स्टैब्लिश नहीं करनी थी, हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था, दैट्स इट। हम छापने नहीं वाले हैं रिजल्ट को। इवैल्यूएशन बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, जब थीसिस लिखे जाते हैं, रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, तो पीयर रिव्यूज़ होते हैं। पीयर मतलब आप ही की फील्ड में काम करने वाले कुलीग्स जो हैं, वो आपके पेपर्स को, आपके थीसिस को रिव्यू करते हैं कि वो कितना अच्छा तरीके से लिखा गया है, कितनी क्वालिटी उसकी कैसी है, डाटा पर सही तरीके से बेस्ड है कि नहीं। जबकि एक्शन रिसर्च में इवैल्यूएशन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन बाय सेल्फ। भाई सिंपल सी बात है, ये ABC ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने पता किया कि हमारे यहाँ करप्शन का क्या कॉज है, लोगों की सैलरी कम है, सॉल्यूशन इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, लोगों की सैलरी बढ़ा दो। और उसके बाद जो है फिर ये मॉनिटर कर रहे हैं कि सैलरी बढ़ाने से क्या करप्शन कम हुआ है या नहीं कम हुआ है। या एक सॉल्यूशन है CCTV कैमरा लगा दो, CCTV कैमरा लगवा दिया, उसके बाद जो है ये चेक कर रहे हैं उससे करप्शन कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो खुद ही ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद से ही जो इन्होंने सॉल्यूशन निकाला होगा उसका इवैल्यूएशन करेंगे अप्लाई करने के बाद। So these are the basic differences between fundamental and action research. Moving on to next slide. Difference between applied research and action research. ये थोड़ा ज़्यादा difficult है समझने में, क्योंकि दोनों के मेजर कैरेक्टरिस्टिक सेम है। अब आप ये समझ लो, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च दोनों की एप्लीकेबिलिटी कम है, दोनों का स्कोप फंडामेंटल से कम है। फिर भी अगर मैं अप्लाइड और एक्शन को कंपेयर कर दूं, तो एक्शन जो है, याद रखना, इसका स्कोप सबसे कम है, इसका टॉपिक सबसे नैरो होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी सबसे कम होगी, ये सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक रिसर्च होगी, इसके रिजल्ट को आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक भी शायद अप्लाई ना कर पाएँ। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। अप्लाइड और एक्शन रिसर्च के, याद रखिएगा, मेजर कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेंगे, डिफरेंस है स्कोप का। और याद रखना, एक्शन रिसर्च का स्कोप अप्लाइड से भी कम होता है। मैं एग्जाम्पल याद करा देती हूँ डिफरेंसेस स्टडी करवाने से पहले। एक प्रिंसिपल ये फाइंड आउट कर रहा है कि हमारे यहाँ बच्चों का स्कोर जो है वो क्यों कम आया है, ठीक है, और वो डिफरेंट सॉल्यूशंस अप्लाई करके देख सकता है उसमें। तो उसने क्या किया, टीचर चेंज करवा दिया, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स ले आए, और उसके बाद बच्चों की परफॉर्मेंस ठीक हो गई। सो एक प्रिंसिपल अपने ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर या रिजल्ट ख़राब आ रहा था, उस चीज़ को स्टडी कर रहा है और उसके सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, दैट इज़ एक्शन रिसर्च। लेट्स से मेरे स्कूल में बच्चों का स्कोर इसलिए कम आ रहा था क्योंकि हो सकता है उनको टीचर की मेथडोलॉजी समझ में नहीं आई। तो क्या दूसरे स्कूल के बच्चों की भी यही प्रॉब्लम होगी? नहीं भाई, हो सकता है दूसरे किसी स्कूल में बच्चों का स्कोर इसलिए कम आ रहा हो क्योंकि नोट्स ठीक नहीं हो या किताबें अच्छी नहीं लगा रखी हो। सो बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन को, एक स्कूल का ने जो सॉल्यूशन निकाला है या उनकी जो प्रॉब्लम थी, उसको आप दूसरे स्कूल पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्शन रिसर्च। और यहाँ पर प्रिंसिपल का मेजर ऑब्जेक्टिव थीसिस छापना या रिसर्च पेपर लिखना नहीं था, उसका जो है मेजर प्रॉब्लम ये था कि मेरे यहाँ बच्चों का स्कोर जो है ना वो सही आने लगे। सो यहाँ पर उसका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि तुरंत प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। एक्शन रिसर्च में मेजर चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन, तुरंत इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सॉल्यूशन का। अप्लाइड का एग्जाम्पल देती हूँ।
और मैं जानबूझ के एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वैसे तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी एग्जाम में तो ज़्यादातर एक्शन रिसर्च होना चाहिए है, बट कई बार एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में टीचर रिसर्च कर रहा है बच्चों की फ्लुएंसी इंग्लिश में कैसे बढ़ाई जाए, तो टीचर ने आधे क्लास के बच्चों को ग्रुप में बांट दिया है और आधे बच्चे क्लास में स्टडी कर रहे हैं। आधे बच्चे क्लास में टीचर से इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं और आधे बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक दूसरे से इंग्लिश में बात करना कंपलसरी है। तो जो बच्चे एक दूसरे से इंग्लिश में बात कर रहे थे ग्रुप में, जिनके लिए कंपलसरी कर दिया गया था, उनकी फ्लुएंसी ज़्यादा बढ़ी इंग्लिश में। अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये जो कंक्लूजन आएगा ये इस स्कूल तक सीमित नहीं रहेगा भाई, इस कंक्लूजन को आप और स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी स्कूल के जो बच्चे हैं हो सकता है उनको अगर ग्रुप एक्टिविटीज़ में डाला जाए तो उनकी फ्लुएंसी ज़्यादा अच्छी हो जाए इंग्लिश में। तो ये अप्लाइड रिसर्च है। क्यों? क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी एक्शन से बड़ी हो गई। इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ उस स्कूल तक सीमित नहीं थी जहाँ के बच्चों से डाटा कलेक्ट करके जो है रिसर्च करी गई, इसकी एप्लीकेबिलिटी और स्कूल्स पे भी करी जा सकती है। प्लस यहाँ पर एक थ्योरी भी डेवलप हो सकती है दैट प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रीचिंग। भाई क्लास में पढ़ाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज स्किल्स अगर बच्चों में लाने हो तो उन्हें प्रैक्टिस कराओ उस चीज़ की। इस तरीके की थ्योरी भी आप डेवलप कर सकते हैं। सो अप्लाइड रिसर्च में थ्योरीज वगैरह भी डेवलप करी जा सकती है, कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स डेवलप करे जा सकते हैं। सॉल्यूशन की एप्लीकेबिलिटी थोड़े वाइडर स्केल पर हो सकती है, बट फंडामेंटल जितना वाइड नहीं होगा। अब देखते हैं क्या है डिफरेंस। सबसे पहले देखिए रिसर्चर अडॉप्ट्स, अप्लाइड वाले में देखिए रिसर्चर अडॉप्ट्स एन ऑब्जेक्टिव इंस्टेंस इन विच ही और शी ट्राइज टू कंट्रोल वेरिएबल्स दैट में अफेक्ट द फाइंडिंग्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल रिलेशनशिप्स बिटवीन द ट्रीटमेंट एंड द आउटकम्स। अब मैं एक एक चीज़ समझाती हूँ। ट्रीटमेंट, ठीक है, यहाँ पर बच्चों को ग्रुप में डाला जा रहा था, आधे बच्चों को और आधे बच्चों को क्लास में बिठाया गया है। सो यू आर ट्रीटिंग देम इन डिफरेंट वेज, तो उन्हीं को बोला गया है ट्रीटमेंट। आउटकम, वो इंग्लिश में फ्लुएंट हुए या नहीं हुए, वो आउटकम होगा। आप कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि ग्रुप स्पीकिंग से क्या बच्चे इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे, तो आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ग्रुप स्पीकिंग कॉज, इफेक्ट बच्चों की फ्लुएंसी इंग्लिश में। आप दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा वेरिएबल्स को। आपने कंट्रोल किया वेरिएबल्स को, आपने आधे बच्चों को क्लास में बैठाए रखा और टीचर से इंग्लिश पढ़वाई, आधे बच्चों को ग्रुप में डाला और उनके लिए कंपलसरी कर दिया इंग्लिश बोलना। सो इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहे हैं टू गेट ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजल्ट तभी आता है, ऑब्जेक्टिव मतलब सर्टेनिटी के साथ आप तभी कुछ कह सकते हैं जब आप अलग अलग वेरिएबल्स को कंट्रोल करें। अगर सारे ही बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज़ में आप डाल देते पूरी क्लास को ही, तब आप कैसे कंपैरिजन करते कि क्लास में बैठे हुए बच्चे ज़्यादा फ्लुएंट हैं इंग्लिश में या ग्रुप एक्टिविटी वाले ज़्यादा फ्लुएंट हैं। सो आपको अलग अलग ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, उसमें जो है अलग अलग तरीके की कंडीशंस में डालना पड़ता है उन ग्रुप्स को, तब जाके आप ऑब्जेक्टिवली सर्टेनिटी के साथ कोई कंक्लूजन दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन रिसर्च क्या है? अप्लाइंग साइंटिफिक थिंकिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम। कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम जिसका इमीडिएट सॉल्यूशन हमको चाहिए है, उसमें हम अपनी साइंटिफिक थिंकिंग जो है अप्लाई करते हैं और तुरंत हम जो है सॉल्यूशन का इमीडिएट एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अप्लाइड में पर्पस क्या है? इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट, प्रोसेस या टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन एक्चुअल प्रॉब्लम सिचुएशंस कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज। सबसे पहली चीज़ तो ये, अप्लाइड में फिर भी आप थ्योरीज को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, एक्शन में किसी तरीके की थ्योरी डेवलप करने के ऊपर फोकस नहीं है। अप्लाइड रिसर्च में फिर भी थ्योरी डेवलप हो सकती है जिसकी एप्लीकेबिलिटी हो थोड़े से वाइडर स्केल पे, जबकि एक्शन रिसर्च जो है उसमें नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी और ऑन जनरलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन, थ्योरी या जनरलाइजेशन की बात ही नहीं है। हमें कोई थ्योरी डेवलप नहीं करनी, हमें कोई जनरलाइजेशन नहीं करना, हमें कोई वाइडर एप्लीकेबिलिटी नहीं चाहिए है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? इमीडिएट एप्लीकेशन। हमें इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए, इमीडिएटली उसको अप्लाई करना है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बात खत्म हो गई। अब इसको अच्छे से समझते हैं। और पर्पस इज इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट, प्रोसेस, टेस्टिंग हाइपोथेसिस इन एक्चुअल प्रॉब्लम सिचुएशंस। अब मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आईफोन मिनी आया, तो आईफोन मिनी 12 उसमें जो है एक प्रॉब्लम आई थी, जो उसकी लॉक स्क्रीन है, ठीक है, वो स्मूथली ओपन नहीं होती थी, उसके टच में प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम किसी एक या दो कस्टमर को नहीं आई, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे कस्टमर्स को आई, फ़ोन तो बिक गया, कंप्लेंट उसके बाद आई। अब क्या किया जाए? फिर क्या किया, आईफोन ने अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स को बार बार टेस्ट किया, और वो जो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स उन्होंने टेस्ट करे, उसमें से जो फाइनल वाला था, जिसकी वजह से ये लॉक स्क्रीन के टच वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, वो वर्जन अपग्रेड किया, तब जाके आईफोन मिनी 12 की ये टच स्क्रीन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सो टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस इन एक्चुअल प्रॉब्लम सिचुएशन, एक प्रॉब्लम सिचुएशन आ गई थी जिसमें उन्होंने क्या किया, हाइपोथेसिस, टेंटेटिव सॉल्यूशन, तो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस निकाल के उनको टेस्ट करने की कोशिश करी। या फिर हम कह सकते हैं उनके प्रोसेस में खराबी थी जिसकी वजह से लॉक स्क्रीन के टच में प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रोसेस को उन्होंने क्या किया, इम्प्रूव करने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम किसी एक या दो कस्टमर के साथ नहीं थी, ये प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोगों ने वो फ़ोन खरीदा सबके साथ प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये अप्लाइड रिसर्च थी, जब एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ दो या एक कस्टमर था जिसके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, स्पेसिफिकली उसी फ़ोन में आ रही थी, तो क्या किया जाता, कोई नई थ्योरी, कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता? नहीं भाई, उसके फ़ोन को रिप्लेस कर दिया जाता। फिर बाद में कंपनी देखती रहती है प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, तो वो एक्शन रिसर्च होता। भाई इमीडिएट सॉल्यूशन क्या निकाला, फ़ोन रिप्लेस कर दो, बाद में फिर जो है वो अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करते रहते हैं। लेकिन जब लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम आई तो क्या किया गया, अप्लाइड रिसर्च, एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, वर्जन अपग्रेड किया गया ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट, researcher applies a structured and controlled set of methods using experimental and control groups, guarding against threats to validity through pre and post testing. Now very important, आप वही एग्जाम्पल लो फ्लुएंसी इन इंग्लिश वाला। सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रक्चर्ड, रिसर्चर ने सोचा कि मैं किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट करूँ, कैसे करूँ, बच्चों की क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो ये देखो, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि उनको ग्रुप एक्टिविटी में डालो, और दूसरे ग्रुप को क्लास में बैठा दिया गया कि तुम जो है टीचर से पढ़ो। सो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और सेटिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। क्यों कंट्रोल करते हैं, इसलिए लेट्स से जो बच्चे क्लास में बैठे थे वो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए और इंटरैक्ट करने लगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रुप एक्टिविटीज़ वाले बच्चों ने ज़्यादा फ्लुएंसी पकड़ी इंग्लिश में या क्लासरूम वालों ने? अगर क्लासरूम वाले भी ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए, उनको रोका नहीं गया, उनको कंट्रोल नहीं किया गया, तो कौन सा मेथड बेटर है आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? सो बेसिकली कंट्रोल करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है, तब जाके आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। इसी को लिखा गया प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग। एक और एग्जाम्पल लीजिए, प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग। कोई मेडिसिन डेवलप करी गई, ठीक है, वो असर कर रही है या नहीं कर रही है। लेट्स से ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है, मोटापा, इसके लिए एक मेडिसिन डेवलप करी गई, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मार्केट में तुरंत बिकने लगेगी, पहले टेस्टिंग होती है। सो सबसे पहले एक व्यक्ति जो बहुत मोटा था उसके वाइटल्स चेक किए गए, वो होगा प्री टेस्टिंग। अभी उसको दवाई नहीं दी गई, एज इट इज़ उसकी बॉडी को, उसके वाइटल्स को चेक किया गया, दैट इज़ प्री टेस्टिंग। फिर उसको वो मेडिसिन दी गई 6 महीने और उसके बाद उसका वेट और वाइटल्स चेक किए गए, वो होगा पोस्ट टेस्टिंग। आपने जो सॉल्यूशन था वो अप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर आप टेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट टेस्टिंग। तो अगर वो इंसान, उसका वेट कम हो गया और उसकी बॉडी के जो वाइटल्स है यानी कि उसकी जो हेल्थ है उस पर कोई ख़राब इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा, तो इसका मतलब मेडिसिन सक्सेसफुल है, सही सॉल्यूशन है ओबेसिटी को, मोटापे को कम करने के लिए। सो प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग, लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांटना, लोगों को कंट्रोल्ड कंडीशंस में रखना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, इस तरीके से अप्लाइड रिसर्च के कंक्लूजन निकाले जाते हैं। जबकि एक्शन रिसर्च में ऐसा कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि हमारे को वैलिडिटी से इतना लेना देना नहीं है। भाई रिसर्च वैलिड होनी चाहिए तब जब सोसाइटी के लोग उसको स्टडी करेंगे या वाइडर स्केल पर लोग उसको अप्लाई करेंगे, तब रिसर्च वैलिड होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप लोगों तक गलत सॉल्यूशन नहीं पहुंचा सकते, आप लोगों तक गलत मेडिसिन नहीं पहुंचा सकते थे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उस केस में, तो वहाँ पर वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ की वैलिडिटी को चेक करने के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को। लेकिन एक्शन रिसर्च, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सॉल्यूशन भी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करेगी, तो उसको वैलिडिटी से इतना लेना देना नहीं है। उसको कौन सा जनता को सॉल्यूशन देना है,
या लोगों में मेडिसिन बांटनी है, नहीं भाई। तो वहाँ पर फोकस किस चीज़ पे, प्रेजेंट प्रॉब्लम जो कि करंट टाइम में अकर कर रही है और करंट सिचुएशन में, लोकल सेटिंग में अकर कर रही है, बस उसका सॉल्यूशन निकालो। इनको वैलिडिटी से इतना कोई लेना देना नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव बस इतना है, बाय हुक और बाय क्रुक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बात खत्म। देन लास्ट पॉइंट, अप्लाइड रिसर्च अटेम्प्ट्स टू डेवलप जनरलाइजेशन जिसकी ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी हो, और एक्शन रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है उनको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, लोकल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी से लेना देना नहीं है, हमें यूनिवर्सली हमारा सॉल्यूशन अप्लाई नहीं करना है, बस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है अप्लाई हो जाए सॉल्यूशन और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जितनी अच्छी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी, हम कहेंगे रिसर्च ने उतना ही बढ़िया कंक्लूजन दिया है। जबकि अप्लाइड रिसर्च में जनरलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो रिसर्च फ़ायदेमंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो रिसर्च वाइड वैरायटी ऑफ सोसाइटी के इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस या लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण होनी चाहिए है, उनके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ बेटरमेंट कर सके, तब हम कहेंगे अप्लाइड रिसर्च है। हाँ, मैंने आपको एग्जाम्पल से इतना ज़रूर क्लियर कर दिया कि हो सकता है अप्लाइड रिसर्च भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों के ऊपर करी जाए, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी उसके बाहर भी हो सकनी चाहिए है, तभी वो अप्लाइड रिसर्च कहलाएगी। और ज़रूरी नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही हो, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको अप्लाइड और एक्शन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अप्लाइड रिसर्च ज़्यादातर जब करी जाती है तो जो सैंपल लिया जाता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा का लिया जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल था बच्चों की फ्लुएंसी वाला, तो इसमें सिर्फ एक स्कूल के बच्चों की फ्लुएंसी चेक करे जाना ज़रूरी नहीं था, हो सकता है आप 10 स्कूल ले लेते, 10 स्कूल में बच्चों को बांट दिया जाता, आधे आधे बच्चों को क्लास में बैठाया जाता, आधे आधे बच्चों को ग्रुप्स में डाला जाता और फिर देखा जाता कि क्या बच्चों की फ्लुएंसी बढ़ी है। तो ये काम आप एक स्कूल में नहीं 10 स्कूलों में भी करके देख सकते थे, तो ऑब्वियस सी बात है और भी ज़्यादा वाइडर एप्लीकेबिलिटी होती, थ्योरी और भी ज़्यादा वैलिड होती, क्योंकि सैम्पल बड़ा हो जाता आपका। सो अप्लाइड रिसर्च जो है ज़्यादातर एक ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा सैंपल लिया जाता है उसमें, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का सैंपल लेके दिखाया ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए कि भाई एक प्रिंसिपल ने रिसर्च करी या एक इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च हुई और आपको अब आइडेंटिफाई करना है कि वो अप्लाइड है या एक्शन है, तो अब आप उसका कंक्लूजन देखो, उसका कंक्लूजन वहीं तक सीमित है, इमीडिएटली सिर्फ वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्शन रिसर्च है। लेकिन अगर वो कोई थ्योरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई ऐसा सॉल्यूशन जो और ऑर्गेनाइजेशंस या सोसाइटी के और हिस्सों पे भी अप्लाई किया जा सकता है, तब वो अप्लाइड रिसर्च कहलाएगी उस केस में। और अगर कोई ऐसी स्टडी है जो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम या पूरी कंट्री की सिग्निफिकेंट इश्यूज़ के ऊपर करी जा रही है, तो उस केस में वो सिंपली जो है हमारी फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च कहलाती है। सो आई होप ये डिफरेंसेस आपको क्लियर हुए होंगे। हालांकि इतना डीप डिटेल में, देखिए मैंने कहा मैं रिसर्च जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगी, इतनी डिटेल में नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आपको एक एक वर्ड का डिफरेंस रिसर्च में समझ में आना चाहिए है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगी ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं हो। रिसर्च बहुत फैक्चुअल है, बहुत स्कोरिंग है, आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन डिफरेंसेस को सही तरीके से समझ सके और स्टडी कर सकें। लेक्चर्स इसके मैंने बहुत शॉर्ट बनाए हैं क्योंकि आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, एक साथ जो है आप लोग 2-2 3-3 टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए काफ़ी शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हुए हैं रिसर्च के। थैंक यू।